नमस्कार। ये दबाव समूह का महत्वपूर्ण टॉपिक है। दबाव समूह अपन पढ़ेंगे ब्रिटेन और अमेरिका, फ्रांस के कॉन्टेक्स्ट में। उसके बाद में एक अलग सेशन होगा जो भारत में राजनीतिक दल और दबाव समूह के बारे में अपन चर्चा करेंगे। और चाइना में दबाव समूह के बारे में यह है कि वहां पे दबाव समूह नहीं पनपने देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। तो 5 देशों के संदर्भ में अपन सामान्यतः दबाव समूह पढ़ते हैं। 3 देश तो आपके सामने लिखे हुए हैं, यूके, यूएसए और फ्रांस। तो ब्रिटेन में दबाव समूह, अमेरिका में दबाव समूह और फ्रांस में। इसके अलावा भारत में दबाव समूह के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, वो महत्वपूर्ण है। भारत में अपन रहते हैं इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है टॉपिक। और चीन में दबाव समूह होते नहीं है, ठीक है, वहां पे राजनीतिक दल के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। पहली बात तो दबाव समूह होते ही क्या है, तो जो सिंपल अपन बात करें तो 3 टॉपिक आते हैं, राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज, दल, दबाव समूह है, और तीसरा है हित समूह। राजनीतिक दल, दबाव समूह और हित समूह। किसी भी प्रकार का कोई भी समूह होता है वो अपने हितों के लिए काम करता है, अपने समुदाय के हित के लिए काम करता है। यह हित समूह जब राजनीतिक दलों के ऊपर दबाव बनाता है अपनी बात मनवाने के लिए, तो वो दबाव समूह बन जाता है। और जब उसकी बात कंप्लीट हो जाती है तो वापस हित समूह में कन्वर्ट हो जाता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। कुछ दिनों पहले आपने देखा कि मोदी सरकार ने 3 किसानों के बिल पास किए थे और उसके विरोध में किसानों ने आंदोलन चलाया। तो जो किसान थे, इन किसानों के जितने भी ग्रुप बने हुए थे वे सारे हित समूह थे। वो ग्रुप इंटरेस्ट ग्रुप थे, हित समूह थे। सरकार पर यानी राजनीतिक दल पर उसने दबाव बनाया कि हमारी बात मानो। तो राजनीतिक दल पर जब इसने दबाव बनाया तो ये दबाव समूह बन गया। और जब सरकार ने इसकी बात मान ली तो ये दबाव समूह से हट गया, वापस हित समूह बन गया। तो दबाव समूह वह समूह होता है, कोई भी समूह जो अपनी बात मनवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाता है, दबाव समूह कहलाते हैं। दबाव समूह का उद्देश्य कभी भी सत्ता को प्राप्त करना नहीं होता है। सत्ता प्राप्ति राजनीतिक दलों का उद्देश्य होता है। दबाव समूह कभी भी सत्ता प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। मान लीजिए आपकी जाति का ही कोई संगठन बना हुआ है, ब्राह्मण जाति संगठन है, जाट जात समुदाय या यादव जन समुदाय, कोई भी मतलब संगठन बना हुआ है, वो हित समूह का रूप है। अब वो अपनी बात मनवाएगा सरकार से तो वो दबाव समूह बन जाएगा। लेकिन कभी भी इस समूह का उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना नहीं होता। यदि सत्ता प्राप्त करना इनका लक्ष्य हो तो वो राजनीतिक दल बन जाएगा। जैसे आपको मैं बताऊं कि राजनीतिक दल कब बन जाता है, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, वो दबाव समूह का एक रूप था। इंडियन नेशनल कांग्रेस दबाव समूह था जो ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाता था अपनी बातें मनवाने के लिए। लेकिन क्या वो सत्ता प्राप्त करना चाहता था या नहीं? देश आजाद हुआ तो उसका उद्देश्य हो गया चुनाव लड़ना, सत्ता प्राप्त करना, यानी वो क्या बन गया? राजनीतिक दल बन गया। दबाव समूह नहीं रहा आजादी के बाद, लेकिन आजादी के पहले वो दबाव समूह के रूप में था। आई थिंक आप समझ चुके हैं दबाव समूह क्या होते हैं, राजनीतिक दल क्या होते हैं। ब्रिटेन को राजनीतिक दलों का घर कहा जाता है। ब्रिटेन को राजनीतिक दल का घर कहा जाता है। इंग्लैंड को राजनीतिक दल का घर कहा जाता है। जबकि दबाव समूह का घर यूएस से अमेरिका को कहा जाता है दबाव समूह का घर। दबाव समूह का घर कहा जाता है अमेरिका को, ठीक है। क्योंकि दबाव समूह तब पनपते हैं जब वहां पे वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। आपके पास में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है तो काय का हित समूह बना लोगे और काय का दबाव समूह बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। तो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतंत्र की शुरुआत जो मानी जाती है, हालांकि लोकतंत्र की शुरुआत ब्रिटेन में हो गई थी, लेकिन और बढ़िया, सबसे बढ़िया तरीके से लोकतंत्र की शुरुआत अमेरिका से मानी जाती है। और वैसे लोकतंत्र का जन्म यूनान में हुआ था, एथेंस में, ठीक है। तो दबाव समूह के बारे में अपन पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। देखिए ब्रिटेन में दबाव समूह, ये नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। ब्रिटेन में एक बढ़िया व्यापारिक, एक तो दबाव समूह होते हैं व्यापारिक दबाव समूह,
व्यापारिक दबाव समूह होते हैं, आर्थिक दबाव समूह होते हैं, पेशेवर संगठन। पेशेवर संगठन प्रोफेशनल लोगों का जो संगठन होता है उसे पेशेवर संगठन कहते हैं। जैसे टीचर्स का संगठन अपने इंडिया में भी होता है, वो प्रोफेशनल संगठन है, काम को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के जो संगठन बनाए जाते हैं, टीचर्स के संगठन होते हैं, टीचर्स एसोसिएशन, ये सब जो संगठन है ये पेशेवर संगठन कहलाते हैं। तो ब्रिटेन में व्यापारिक गुट है, निदेशक संस्था, ब्रिटिश उद्योग मंडल। ब्रिटिश उद्योग मंडल व्यापारिक गुट है, ना कि आर्थिक दबाव समूह। आर्थिक दबाव समूह ब्रिटेन का है बिजली लाभ संगठन, खान कर्मचारी संघ। ये नाम पूछता है, मैच करवाएगा कि ब्रिटेन के कुछ दबाव समूह है, ये व्यापारिक गुट है, व्यापारिक दबाव समूह है, आर्थिक दबाव समूह है या पेशेवर दबाव समूह है, ऐसे मैच करवाने में प्रश्न पूछता है। इसमें ध्यान रखना है, ब्रिटेन में ज्यादातर दबाव समूह है व्यापारिक है, आर्थिक है। जैसे आपने एक नाम सुना होगा इंडिया में, फिक्की, नहीं सुना तो आप सर्च कर लेना इसके बारे में। ये व्यापारिक गुट का दबाव समूह है, जो सरकार कोई भी आर्थिक नीतियां बनाती है तो पहले फिक्की से पूछती है। ऐसे है एसोचैम, ये भारत के दबाव समूह है, पढ़ेंगे अपन भारतीय दबाव समूह में एसोचैम। ठीक है, तो ये भारत के व्यापारिक दबाव समूह है भारत के। तो ऐसे प्रश्न पूछता है कि अमेरिका के कौन से हैं, ब्रिटेन के कौन से हैं, तो ये ब्रिटेन के कुछ दबाव समूह हैं जिनके नाम मैंने लिखे। ब्रिटेन के दबाव समूह की राजनीति में क्या भूमिका होती है? राजनीति में गहरी भूमिका होती है ब्रिटेन के दबाव समूह की। क्यों? आपने उदारवाद पढ़ा होगा। उदारवाद की शुरुआत जनक जॉन लॉक माना जाता है, इंग्लैंड का ही था। औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में हुई, इंग्लैंड में हुई। तो वहां पर जो दबाव समूह थे वो सरकार से अपनी नीतियां मनवाते थे, अपनी बातें मनवाने का काम किया करते थे। उन्हीं के संदर्भ में है ब्रिटिश राजनीति में दबाव गुटों की सैनिक हिस्सेदारी। दबाव गुटों की सैनिक हिस्सेदारी राजनीति में, यानी जो सेना है वहां की, वो भी वहां की राजनीति में हस्तक्षेप करती है। ये विशेषता है ब्रिटेन के दबाव समूह की। ब्रिटिश कानून दबाव समूह के निर्माण को प्रोत्साहित करते हैं। ब्रिटेन के जो कानून है वो इसी तरीके के बने हुए हैं कि दबाव समूह का निर्माण होता है। कानून इस टाइप के बने हुए हैं और वहां के जो कानून है वो ज्यादातर परंपराओं, रूढ़ी प्रथाओं पर आधारित होते हैं। तो रूढ़ी प्रथाएं, परंपराएं शुरू से ऐसी हो गई कि हम व्यापार करेंगे और राज्य हमें सिक्योरिटी देगा। उदारवाद की विशेषता आपने पढ़ी होगी कि राज्य सुरक्षात्मक राज्य होगा, राज्य केवल साधन होगा, व्यक्ति साध्य होगा। मतलब राज्य यदि काम कर रहा है तो किसके हित में कर रहा है? व्यक्ति के हित में कर रहा है। और व्यक्तियों ने मिलकर क्या बना लिया? दबाव समूह बना लिया। तो ब्रिटेन में कोई भी कानून बना तो पहले यह देखा गया कि वो दबाव समूह के कार्य में बाधा तो उत्पन्न नहीं कर रहा है, तो बाधा उत्पन्न नहीं करता, बल्कि वहां पर कानूनों के निर्माण, दबाव समूह के निर्माण को प्रोत्साहित करता है। सरकार और दबाव गुट में विमर्श से कानून निर्माण की पुरानी परंपरा है। जैसा मैंने आपको बताया कि पहले वहां पर विमर्श होता है सरकार में और दबाव गुटों में, फिर ही कानून बनता है। इसीलिए कोई भी कानून होगा तो दबाव समूह का निर्माण उसमें होने की, यानी दबाव समूह नहीं बने ऐसी कोई प्रोविजन उसमें नहीं होगा कानून में। प्रशासन से संबद्धता है दबाव समूह की। सरकार की शक्ति पर अंकुश लगाते हैं दबाव समूह। ब्रिटेन की एक पार्टी है लेबर पार्टी, और एटली, जब भारत आजाद हुआ तो क्लीमेंट एटली वहां का प्रधानमंत्री था। प्रश्न आता है एग्जाम में कि जब इंडिया आजाद हुआ तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? एटली। एटली की लेबर पार्टी इसलिए जीत करके आई थी कि इसे श्रमिकों का, लेबर क्लास का बहुत बड़ा सहयोग प्राप्त हुआ था, बहुत ज्यादा वोट मिले थे। लेबर पार्टी को लेबर का यानी श्रमिकों का पूरा समर्थन मिला था। तो सरकार की शक्ति पर अंकुश लगाते हैं। अब जैसे वो सत्ता में आ गया एटली, तो अब वो उसे काम करना पड़ेगा श्रमिकों के लिए। श्रमिकों के लिए काम करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिताया है श्रमिकों ने उसको। तो सरकार की शक्ति पर उसने अंकुश लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट। दरवाजे के माध्यम से पोस्ट करना, घर घर जाकर प्रचार करना, एक तरीका है वहां पे। ये वहां पर तरीका है। कैसे?
दबाव समूह अपनी बातों को मनवाने के लिए घर घर जाते हैं, पोस्ट करते हैं डाक के माध्यम से और घर घर जाकर प्रचार करते हैं, लोगों को अवगत कराते हैं। प्रदर्शन, मार्च और रैलियों में भाग लेना, प्रदर्शन करते हैं, मार्च निकालते हैं और रैलियां निकालते हैं, याचिकाओं का आयोजन करते हैं, पार्षदों की पैरवी करना यानी सीधे बोलना, राजनेताओं या समाचार पत्रों को पत्र लिखते हैं कि हम ये मांग कर रहे हैं हमारी बात मानी जाए, राजनेताओं या समाचार पत्रों को पत्र लिखना, मीडिया का ध्यान आकर्षित करने हेतु प्रचार स्टंट में भाग लेना। प्रचार स्टंट मतलब कौन कौन से तरीके चल रहे हैं जिनसे और ज्यादा प्रचार किया जा सकता है अपनी बातों का, ठीक है, तो प्रचार स्टंट में भाग लेना। सामान्यतः ब्रिटेन में दो प्रकार के दबाव समूह पाए जाते हैं, एक है बाहरी दबाव समूह, दूसरे हैं अंदरूनी दबाव समूह, इंटरनल प्रेशर ग्रुप और एक्सटर्नल प्रेशर ग्रुप। बाहरी दबाव समूह कौन से होते हैं? ऐसे दबाव समूह जिनका उद्देश्य सरकार का समर्थन करना नहीं होता है, ये सरकार का समर्थन नहीं करते हैं बल्कि जनता और लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल बताता हूं, हाल ही में राजस्थान में एक आंदोलन चल रहा है राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए। सरकार के ऊपर वो कोई दबाव नहीं बना रहे हैं, अभी तक सरकार का समर्थन नहीं कर रहे हैं उसमें, लेकिन लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि राजस्थानी भी कोई भाषा है और इसको मान्यता दी जाए। ये राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं मैं एग्जांपल आपको, है ना, यूपी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। जनता लोगों का ध्यान आकर्षित करना होता है। आंतरिक दबाव समूह इसका अपोजिट हो जाता है, इसमें सरकार का समर्थन प्राप्त होता है, सरकार सलाह के साथ इन दबाव समूह से चर्चा भी करती है। तो बाहरी दबाव समूह, आंतरिक दबाव समूह, मेजर जो इनमें अंतर है, मुख्य जो डिफरेंस है वो है लोगों का ध्यान आकर्षित करना उद्देश्य होता है और लोगों का ध्यान आकर्षित, वो सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं करना, ये बात, सरकार का समर्थन और सरकार का समर्थन प्राप्त होता है, ठीक है। बाहरी दबाव समूह में सरकार का समर्थन नहीं प्राप्त होता है और आंतरिक दबाव समूह में आंतरिक रूप से सरकार का समर्थन प्राप्त होता है। अब अमेरिका में दबाव समूह पर आओ। अमेरिका को दबाव समूह का घर कहा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, और ब्रिटेन को राजनीतिक दलों का घर कहा जाता है। फाइनर इनको अज्ञात साम्राज्य बोलता है, अज्ञात, नॉट अज्ञान, अज्ञात है, अज्ञात साम्राज्य बोलता है फाइनर। इन्होंने ब्रिटेन के अंदर अपना साम्राज्य स्थापित कर रखा है, ब्रिटेन में अपना साम्राज्य स्थापित कर रखा है अमेरिका के दबाव समूह ने, ठीक है, इसलिए इनको अज्ञात साम्राज्य बोलता है। इसे अमेरिका के अंदर लोकतंत्र का चौथा अंग भी कहा जाता है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, लेकिन इन सब पर नियंत्रण किसने कर रखा है? दबाव समूह ने नियंत्रण कर रखा है। इसलिए अमेरिका के जो दबाव समूह हैं ये लोकतंत्र के या सरकार के चौथे अंग के रूप में कार्य करते हैं, चतुर्थ अंग कहा जाता है अमेरिका में दबाव समूह को। बात करते हैं अपन अमेरिका में दबाव समूह पनपने के कारण क्या रहे, कारण के बारे में चलते हैं अपन। अमेरिका में दबाव समूह पनपने के कारण, पॉइंट बना लीजिए आप, अमेरिका में दबाव समूह है पनपने के कारण संघ और राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन, संघ व राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन, समझते हैं इस पॉइंट को। इन्होंने कैसे दबाव समूह को पनपने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है अमेरिका, ठीक है। शक्ति विभाजन, शक्ति विभाजन का मतलब है कि अमेरिका में, जैसे भारत में संघात्मक राज्य की विशेषताएं ज्यादा है, भारत में भी आपने देखा होगा 7वीं अनुसूची है, कुछ विषय तो अपन ने संघ को दे दिए और कुछ राज्यों को दे दिए कानून बनाने के लिए,
7वीं अनुसूची में। एक और समवर्ती अनुसूची भी है जो अपने ऑस्ट्रेलिया से लिए, अमेरिका में वो नहीं होती है। यानी संघ सूची के विषयों पर कानून केंद्र बनाएगा और राज्य सूची के विषयों पर कानून राज्य बनाएंगे। अब यहाँ पर इतनी ज्यादा सख्ती है कि राज्यों में खुद के उच्च न्यायालय होते हैं, अपने यहाँ पर कार्यपालिका विधायिका न्यायालय खुद की होती है, लेकिन उच्च न्यायालय एकीकृत न्यायपालिका व्यवस्था है अपने यहाँ पर। न्यायपालिका भी राज्यों की खुद की होती है, राज्य के खुद के उच्च न्यायालय होते हैं। तो यहाँ पर संघ और राज्यों में जब शक्तियों का विभाजन हो गया तो दबाव समूह को पनपने का मौका मिल जाता है। दबाव समूह यहाँ पर राज्य सरकार से मांग करते हैं तो स्थानीय वोटर ज्यादा हो जाते हैं। आप अपने यहाँ का एग्जाम्पल लो कि अपने कोई डिमांड होती है यदि राज्य सूची के विषय पर तो राज्य सरकार को तुरंत घेर लिया जाता है, जबकि केंद्र सरकार तक पहुंचने में टाइम लगता है। ठीक है, लेकिन यहां पर कंप्लीटली पावर है ही राज्य के पास में, कानूनी राज्य बनाएंगे। मान लो केंद्र के पास में इतना ज्यादा पावर नहीं है अमेरिका में, कंप्लीटली संघात्मक व्यवस्था का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है ये। तो शक्ति का विभाजन हो जाने के कारण वहां पर दबाव समूह जल्दी पनपते हैं, ज्यादा पनपते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट कार्यपालिका विधायिका व न्यायपालिका में शक्ति पृथक्करण। कार्यपालिका विधायिका व न्यायपालिका में पृथक्करण। वो तो शक्ति विभाजन है और ये बात कर रहा है शक्ति पृथक्करण की। भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद 51 आपने पढ़ा होगा, 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। यानी कार्यपालिका न्यायपालिका में पृथक्करण है, कार्यपालिका विधायिका में नहीं है। लेकिन यहां पर कार्यपालिका विधायिका और न्यायपालिका तीनों में पृथक्करण है। तो पृथक्करण हो जाने से यहां पर क्या है कि कार्यपालिका विधायिका पर दबाव बनाती है, विधायिका कार्यपालिका पर, और ये दबाव समूह न्यायपालिका पर भी दबाव बना लेते हैं। अपने यहां पर ऐसा नहीं होता है, अपने यहां पर कार्यपालिका और विधायिका में सामंजस्य पाया जाता है। तो सामान्यतया विधायिकाओं में दबाव समूह देखने को नहीं मिलते हैं, विधायिकाओं में दबाव समूह का प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, कार्यपालिका पर मिलता है। अपने जो दबाव समूह होते हैं सरकार से बातें मनवाते हैं। यहां पे क्या होता है, दबाव समूह विधायिका को घेर लेते हैं, यानी विधायिका के जो सदस्य हैं उनसे अपनी बातें मनवाते हैं और सरकार के कुछ व्यक्तियों को अपने फेवर में कर लेते हैं। और जब दबाव बनाती है ना विधायिका कार्यपालिका पर, तो एक शब्दावली का यूज करते हैं, ये लॉबिंग। तो लॉबिंग शब्द किससे जुड़ा हुआ है, ये प्रश्न आता है। तो लॉबिंग शब्द अमेरिका के दबाव समूह से जुड़ा हुआ है, जहां पे विधायिका द्वारा कार्यपालिका पर दबाव बनाया जाता है कुछ सदस्यों के द्वारा, विधायिका के सदस्यों के द्वारा। ठीक है, तो पृथक्करण के कारण भी यहां पर दबाव समूह पनपते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन, तीसरा पॉइंट, न्यायिक पुनर्विलोकन। थर्ड पॉइंट है न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक पुनर्विलोकन ये क्या है, न्यायिक पुनर्विलोकन का सिंपल मतलब होता है कि विधायिका ने जो कानून बनाए हैं, विधायिका ने, भारत में भी यही है, विधायिका ने कोई कानून बनाया है और वो कानून ऐसा बना दिया है जो कि संविधान का उल्लंघन कर रहा है, व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। तो ऐसे विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों का न्यायालय समीक्षा कर सकता है। विधायिका क्या काम करेगी, विधायिका का काम है कानून बनाना। तो विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा कर सकता है न्यायालय।
न्यायपालिका। अब अमेरिका में क्या है, बहुत सी शक्तियां वहां पे, देखो अनुच्छेद तो 7 ही है संविधान में, वहां के संविधान में 7 ही अनुच्छेद है। अब 7 अनुच्छेद है तो व्याख्यायित करके नहीं लिखा गया है, तो इनको व्याख्या करने का काम किसका होता है, न्यायालय का। तो न्यायपालिका ज्यादातर कामों में विधायिका द्वारा बनाए, क्योंकि सभी अपने आप को सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, अपने आप को सुप्रीम बनाना चाहते हैं, सर्वोच्च बनाना चाहते हैं। तो न्यायालय तो ये कहता है कि विधायिका ने कानून बनाया वो गलत बना दिया है, तो बहुत बार जुडिशियल रिव्यू हो जाता है और न्यायालय विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को निरस्त कर देता है बहुत बार। दुनिया का सबसे शक्तिशाली न्यायालय है वो कौन सा न्यायालय है, अमेरिका का न्यायालय सबसे शक्तिशाली न्यायालय माना जाता है दुनिया का, विश्व का सबसे शक्तिशाली न्यायालय माना जाता है न्यायपालिका। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू ये होता है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू की बात आ गई तो ये भी ध्यान रखना है कि जुडिशियल रिव्यू शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, ना तो अमेरिका के संविधान में किया गया है, ना भारत के संविधान में। जबकि न्यायिक पुनर्विलोकन कौन कौन से देशों में, एक यूएसए में और एक है इंडिया में। ठीक है, किसी के भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन का उल्लेख नहीं किया गया है कि न्यायिक पुनर्विलोकन कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो ये न्यायिक पुनर्विलोकन क्या होता है, विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों की न्यायालय द्वारा जब समीक्षा की जाती है तो वह न्यायिक पुनर्विलोकन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट। तो होता क्या है, कोई भी ग्रुप जो समूह है वो तुरंत पहुंच जाता है न्यायालय में, उसे लगता है कि तो मेरे विरोध में आ गया है, और न्यायालय फिर व्यक्ति के फेवर में, ज्यादातर ये होता है दबाव समूह के फेवर में वो अपना निर्णय दे देते हैं। नेक्स्ट है व्यापक मूल अधिकार और जागरूकता। व्यापक मूल अधिकार और जागरूकता। व्यापक मूल अधिकार और जागरूकता। भारतीय संविधान में आपने पढ़ा कि मूल अधिकार भारतीय संविधान में कहां से लिए गए हैं, मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। तो अमेरिका में व्यापक रूप से मूल अधिकार प्राप्त है नागरिकों को, व्यापक रूप से, और न केवल प्राप्त है बल्कि वो जागरूक भी अपने अधिकारों के प्रति। अपने को बहुत सारी चीजों का पता ही नहीं अपने अधिकारों का। आप कभी अनुच्छेद 21 पढ़ेंगे तो अकेला अनुच्छेद 21 इतना पावरफुल है कि कितनी पावर दे गया व्यक्ति को, वो सोने का अधिकार अनुच्छेद 21, खाने का अधिकार अनुच्छेद 21, स्वच्छ वायु प्राप्त करने का अधिकार अनुच्छेद 21। अब आपके घर के पास में कोई इंडस्ट्री लगी हुई, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अमेरिका में भी इंडस्ट्री लग गई आपके घर के पास में, तो तुरंत व्यक्ति न्यायालय में पहुंच जाता है, मूल अधिकारों के प्रति अवेयर है, उसे पता है कि हमें मूल अधिकार डायरेक्ट हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सुरक्षा प्रदान करते हैं, वो डायरेक्ट पहुंच जाता है हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, और वो कहता है कि हमारे घर के पास में इंडस्ट्री लगने के कारण स्वच्छ वायु प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं, और न्यायालय से तुरंत लागू कर देता है प्रोविजन को। तो अपने यहां पर अवेयरनेस नहीं है, वहां पर मूल अधिकार प्राप्त भी है और लोगों में अवेयरनेस भी है, जागरूकता भी है। अपने को दे दिए संविधान ने, लेकिन अपन जागरूक नहीं है, पता ही नहीं है कौन कौन से मौलिक अधिकार अपने को प्राप्त है। तो ये मेजर कारण है वहां पर दबाव समूह पनपने का, और यही कारण है कि दबाव समूह का घर कहा जाता है अमेरिका को। अमेरिका को दबाव समूह का घर कहा जाता है। ठीक है, अब अमेरिका के प्रमुख दबाव समूह कौन से हैं, ठीक है, वो देखते हैं। एक तो लॉबिंग जो टर्मिनोलॉजी है ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, लॉबिंग टर्मिनोलॉजी अपने को ध्यान रखनी है। किस देश के संदर्भ में लॉबिंग टर्मिनोलॉजी शब्दावली का प्रयोग किया गया है, अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में किया गया है। अमेरिका में दबाव समूह सरकारों पर दबाव बनाने के लिए विधायिकाओं के माध्यम से कार्यपालिका पर दबाव बनाते हैं, उसे लॉबिंग कहा जाता है। किस किस टाइप के दबाव समूह यहां पर बनते हैं, तो अमेरिका के दबाव समूह, यूएसए के दबाव समूह है। नंबर 1 व्यापारिक गुट, व्यापारिक गुट।
विशिष्ट व्यवसायिक समूह, विशिष्ट व्यवसायिक समूह है। जो प्रमुख प्रमुख दबाव समूह है बस उन्हीं का नाम अपने को ध्यान रखना है। व्यापारिक गुट में अपन बात करें तो एक गुट है अमेरिकी श्रमिक संघ, अमेरिकी श्रमिक संघ, ठीक है। और विशिष्ट व्यवसायिक समूह, विशिष्ट व्यवसायिक समूह जैसे अमेरिकी बैंकर्स एसोसिएशन, अमेरिकी बैंकर्स एसोसिएशन, यहां पे लिख लीजिए आप, अमेरिकी बैंकर्स एसोसिएशन, अमेरिकी बैंकर्स एसोसिएशन। राष्ट्रीय शिक्षक संघ, राष्ट्रीय शिक्षक संघ। अमेरिकी बार एसोसिएशन, अमेरिकी बार एसोसिएशन। अमेरिकी मेडिकल एसोसिएशन, अमेरिकी मेडिकल एसोसिएशन, ठीक है। तो विशिष्ट व्यवसायिक समूह के अंतर्गत ये आते हैं किसान समूह, तीसरे नंबर के किसान समूह, किसान समूह। अमेरिकी फार्म ब्यूरो फेडरेशन, अमेरिकी फार्म ब्यूरो फेडरेशन, अमेरिकी फार्म ब्यूरो फेडरेशन, अमेरिकी फार्म ब्यूरो फेडरेशन। राष्ट्रीय कृषक संघ, राष्ट्रीय कृषक संघ। मजदूर संघ, मजदूर संघ। मजदूर संघ कौन से हैं मजदूर संघ? अमेरिकी फेडरेशन ऑफ लेबर, अमेरिकी फेडरेशन ऑफ लेबर, अमेरिकी फेडरेशन ऑफ लेबर, ठीक है, अमेरिकी फेडरेशन ऑफ लेबर। कांग्रेस ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। फिर है धार्मिक गुट, इंपॉर्टेंट लगा लो आप धार्मिक गुट को, कोई नाम नहीं है धार्मिक गुट का, लेकिन इसके आगे को एक लाइन लिखनी है। धार्मिक गुट, धार्मिक गुट, धार्मिक गुट केवल अमेरिका में सक्रिय हैं, केवल यूएस में, अमेरिका में सक्रिय, केवल अमेरिका में सक्रिय हैं। ऐसा नहीं है कि और देशों में नहीं होते हैं, लेकिन सक्रिय
यानी इनकी बात सुनी जाती है, इनकी बात मानी जाती है, इनकी बात को अमल किया जाता है, न्यायालय में भी इनकी अच्छे से सुनवाई होती है। दबाव समूह के रूप में ही ये काम करते हैं, धार्मिक संगठन के रूप में नहीं। लेकिन धार्मिक संगठनों का एक दबाव समूह है और केवल अमेरिका में सक्रिय है। ठीक है, फिर एक है सामरिक महत्व के गुट। सामरिक महत्व के, सुरक्षा की दृष्टि से बने ये गुट, सामरिक महत्व के गुट। ये कौन से गुट होते हैं? देखो, सुरक्षा के क्षेत्र में कर्मचारी तुरंत चाहिए होते हैं, जैसे तेल पाइप, गैस लाइन। अब इसमें जो कर्मचारी काम कर रहे हैं तेल पाइप गैस लाइन में, सामरिक दृष्टि से जुड़ा हुआ मुद्दा है। यदि आपने कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं की इसमें, तो पता नहीं कब कौन लीकेज करके भाग जाएगा और बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, बहुत बड़ी कीमत चुकाई जा सकती है। ऐसे ही जो रासायनिक विस्फोटक बनाने वाली कंपनियां, इंडस्ट्रीज है, वो भी इस श्रेणी में आती हैं। तो सामरिक दृष्टि से जो उपयोगी हैं, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जो गुट हैं, उनकी पहले सुनवाई की जाती है। तो ऐसे गुट भी हैं वहां पर, इनके लिए अलग से प्रोविजन भी बने हुए हैं अमेरिका के अंदर। अलग से प्रोविजन का मतलब इनके लिए वेतनमान में भी थोड़ी असमानता रहती है औरों की तुलना में। ठीक है, तो सामरिक महत्व के गुट हैं यूएस में, तो इस टाइप के गुट होते हैं अमेरिका में। एक और पॉइंट बना लीजिए आप लास्ट इसमें, अमेरिका में दबाव समूह के काम करने के तरीके। अमेरिका में दबाव समूह के कार्य करने के तरीके। अमेरिका में दबाव समूह के कार्य करने के तरीके क्या तरीके हैं? राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय सम्मेलनों में अपने प्रतिनिधि भेजते हैं। राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय सम्मेलन में अपने प्रतिनिधि भेजते हैं। देखो क्या तरीका अपना रखा है, अपने भी राजनीतिक दलों की सदस्यता तो कोई भी ले सकता है, कोई भी राजनीतिक दल का सदस्य बन सकता है। ये सारे राजनीतिक दलों में सदस्यता ले लेते हैं। फिर जब इनके सम्मेलन होते हैं तो अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं वहां पर। वो सरकार से वहीं पे बातचीत कर लेंगे, जब वो अपना मैनिफेस्टो जारी कर रहे होंगे, जब चुनाव के लिए वोट मांग रहे होंगे, तो वो उनके बराबर जाके बैठ जाता है और उनके साथ में बातचीत करता है वहीं पर। तो एक तो ये तरीका अपनाते हैं कि राजनीतिक दलों का जब सम्मेलन होता है तो उस सम्मेलन के अंदर दबाव समूह अपने प्रतिनिधियों को भेज देते हैं। एक तो ये तरीका अपनाते हैं। दूसरा आप देखिए, कांग्रेस व्यवस्थापन का कार्य करते समय दबाव समूह के हितों को ध्यान में रखती है। कांग्रेस व्यवस्थापन, अभी समझाता हूं आपको इसका मीनिंग, आप लिखिए एक बार। कांग्रेस व्यवस्थापन का कार्य करते समय, व्यवस्थापन का कार्य करते समय, कांग्रेस व्यवस्थापन का कार्य करते समय दबाव समूह के हित को ध्यान में रखती है। सिंपल अपने लैंग्वेज में इसका मतलब समझते हैं। कांग्रेस, वहां की जो विधायिका उसको कांग्रेस कहा जाता है, जैसे अपन विधायिका को बोलते हैं संसद। भारत में जिस विधायिका को
अपन संसद बोलते हैं, उसी विधायिका को अमेरिका में कांग्रेस बोला जाता है। ठीक है, कानून बनाने का काम है विधायिका का, यानी कांग्रेस का काम हो गया वहां पर कानून बनाना। अब जब कांग्रेस यहां पे कानून बना रही है, उस टाइम पर जब कानून बना रही है, तो उस समय जब ये कानून बन रहा है, व्यवस्थापन, ठीक है, कानून बन रहा है, कानून बन गया तो व्यवस्था मतलब उसको लागू करवाएगी अब कार्यपालिका से। ठीक है, व्यवस्था बनानी है, कानून बनाएगी और कानूनों को लागू करवाएगी। जब कानूनों की व्यवस्था बन रही है, उस समय दबाव समूह के हित का ध्यान रखती है कांग्रेस, यानी कांग्रेस कानून बनाते समय ध्यान रखेगी कि दबाव समूह के अहित में नहीं हो, दबाव समूह के हित में होना चाहिए कानून, ये ध्यान रखती है। ठीक है, तो पॉइंट अपन पढ़ रहे हैं, दबाव समूह के काम करने के तरीके क्या है अमेरिका में। तो एक तो राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय सम्मेलनों में अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं। दूसरा है कि जब कांग्रेस व्यवस्थापन का कार्य करती है तो दबाव समूह के हित को ध्यान में रखती है। नेक्स्ट है, अमेरिका में ज्यादातर दबाव समूह का जो मुख्यालय है वो राजधानी में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लगा लेना आप, 3 नंबर का है ना। अमेरिका में, यूएस में ज्यादातर जो दबाव समूह है, इन दबाव समूह का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर जो है इनका कहां पर है, हेडक्वार्टर राजधानी में। तो उससे क्या हुआ भाई साहब, इससे क्या हो गया राजधानी में, तो थोड़ा सा भी सरकार ऊपर नीचे करती है ना, तुरंत ये सरकार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वहीं पर सरकार है, वहीं पर कार्य प्रणाली। भारत सरकार अपनी बात इतनी जल्दी इसलिए नहीं सुन पाती कि वो दिल्ली में बैठती है, अपने से थोड़ी दूरी है। यदि वही काम अपनी स्थानीय सरकारें जो राज्य सरकार करती है, यदि वो अपने फेवर में कानून नहीं बनाती है तो तुरंत दबाव समझ दबाव बना लेते हैं, एमएलए एमपी इनको पकड़ने चालू कर देते हैं, सरकारों को पकड़ लेते हैं यहाँ पर, जबकि वहां पर केंद्र सरकार में पहुंचने में टाइम लगता है। तो ये कह रहा है कि ज्यादातर जो मुख्यालय बने हुए हैं, 1000 से ज्यादा दबाव समूह, कैसे एक फैक्ट दिया हुआ है, 1000 से ज्यादा जितने दबाव समूह वहां रजिस्टर्ड है, उसमें 1000 से ज्यादा के हेडक्वार्टर कहां पर है, राजधानी में है। ठीक है, राजधानी आपको पता है अमेरिका, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन। फिर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो मैंने बताया आपको, लॉबिंग, ये सबसे बड़ा हथियार है इनके काम करने का, लॉबिंग। सरकार के खुद के ही लोग सरकार को घेर लेते हैं, ये इतनी तगड़ी है यहाँ पर दबाव समूह की लॉबिंग। कैसे, अपने यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी आपने सुनी होगी, विहिप, विहिप क्या होता है, विहिप, विहिप होता है राजनीतिक दलों द्वारा ऐसा आदेश जारी किया जाता है, निर्देश जारी किया जाता है कि सरकार को, जैसे मान लीजिए कोई विधेयक आया है, जैसे अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, कानून बनाना है न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर, या चुनाव हो रहे हैं प्रेसिडेंट के। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का समर्थन कर रही है बीजेपी, सपोर्ट कर रही है, समर्थन कर रही है बीजेपी। ठीक है, समझना, विरोध कर रही है कांग्रेस, कांग्रेस विरोध कर रही है ऑपोजिशन में। कांग्रेस ने अपने सदस्यों को कहा कि आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के विरोध में वोट देना है, बीजेपी ने कहा आपको इसके समर्थन में वोट देना है। ये उन्होंने क्या जारी कर दिया, विहिप। तो विहिप राजनीतिक दलों द्वारा अपने सदस्यों को जारी किया जाता है, और विहिप का उल्लंघन यदि कर दिया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के सपोर्ट में वोट देना था, बीजेपी को वोट दे दिया विरोध में, तो उसने विहिप का उल्लंघन कर लिया, मतलब उस सदस्य को अपने दल की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। दल बदल का केस जो आपने देखा है, दल बदल के आधार पर यह अयोग्य करार दे दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा यदि कांग्रेस ने कर दिया किसी सदस्य ने, तो उसको भी दल बदल के आधार पर अयोग्य करार दे दिया जाएगा।
ये विहिप होता है। अमेरिका में विहिप नहीं होता है। यहाँ पर दो दल है, एक है डेमोक्रेटिक पार्टी, लोकतांत्रिक पार्टी, और दूसरी है रिपब्लिकन पार्टी। तो रिपब्लिकन के ही सदस्य रिपब्लिकन के विरोध में वोट दे देंगे, डेमोक्रेटिक के सदस्य डेमोक्रेटिक के विरोध में वोट दे देंगे। लॉबिंग, ये लॉबिंग है। वहां पर अपनी लॉबिंग इसलिए नहीं पनप पाती कि अपने विहिप चलता है, राजनीतिक दल के अगेंस्ट में नहीं जा सकते हैं आप। ये अपन ने दो देशों के बारे में पढ़ा, ब्रिटेन के दबाव समन्वय और अमेरिका के दबाव समन्वय। नेक्स्ट सेशन में अपन एक तो भारत का पूरा दबाव समन्वय देखेंगे और एक फ्रांस के बारे में देखेंगे। थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स।